हेलो गाइस, कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। क्या था वो लॉ? टीयू और एमयू कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे हम लोग उसकी डिफरेंट सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी। लेकिन अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझना है ना, तो पहले हम लोगों को इसकी अजम्पशंस भी समझनी पड़ेगी। आपको पता है कि ये लॉ किसने प्रपाउंड किया था? याद है ना? इस लॉ को प्रपाउंड किया था मार्शल ने। और जब मार्शल ने इस लॉ को दिया था तो मार्शल ने कुछ बातें बोल दी थी और कह दिया था कि भैया अगर ये लॉ समझना है तो इन बातों को तो समझना ही पड़ेगा, इन बातों को तो मानना ही पड़ेगा। सर कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमको मानना पड़ेगा? तो सबसे पहली अजम्पशन आती है, वो है स्टैंडर्ड यूनिट। सर ये स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या हो गया? देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज कोई कंज्यूमर है जो रसगुल्ला कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक रसगुल्ला इतना बड़ा होगा और एक रसगुल्ला इतना सा होगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है ना, हर एक यूनिट की जो प्राइस है ना वो सेम रहेगी। हर मैंगो की पीस की प्राइस सेम रहेगी, हर पिज्जा की पीस की प्राइस सेम रहेगी, अनइक्वल नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा पहला पिज्जा बहुत बड़ा, पहला पिज्जा लाल हो गया। उसकी एक स्टैंडर्ड साइज होगी। यहां हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी यूनिट होगी ना वो सब एक ही साइज की होगी। सारी की सारी जो यूनिट है ना वो एक ही साइज की होगी। तीसरी बात, ये लॉ अप्लाई तब नहीं होगा जब कंज्यूमर जो है ना वो एक रसगुल्ला आज खाएगा और एक रसगुल्ला 6 महीने बाद खाएगा। आप सोचो ना, आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, लेकिन अगर जब आप लगातार जो है उसको कंज्यूम करोगे तो ही तो आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा। लेकिन आप कंज्यूमर को एक रसगुल्ले को आज कंज्यूम कर रहे हो, एक को 6 महीने बाद कंज्यूम करोगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन नहीं है, उस सिचुएशन में आपका सेटिस्फेक्शन फॉल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। okay, so there should be no time gap or interval between the consumption of one unit and another unit, ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं। देन उसके बाद याद करो, हम पढ़ रहे हैं लॉ कौन सा, जिसका नाम है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू कौन सी अप्रोच का पार्ट होता है? ये अप्रोच का पार्ट होता है कौन सा है? ये अप्रोच है हमारी कार्डिनल। और कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से क्या हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आपका आता है यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच अजम्पशन। ओके, तो यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर करना पॉसिबल है। सर और क्या पॉइंट हो सकते हैं? और एक और पॉइंट है, वो है कांस्टेंट इनकम। सोचो ना, अगर पर्सन की जो इनकम है वो कम हो जाएगी तो सिचुएशन में क्या होगा? वो तो कम यूनिट को कंज्यूम करेगा, बट ऐसा नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि जब कंज्यूमर ने पहली यूनिट को कंज्यूम किया, उसकी इनकम 20,000 थी, तो सेकेंड यूनिट में, फिफ्थ यूनिट में, हर यूनिट पे उसकी इनकम क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला, टेस्ट प्रेफरेंस भी हमेशा क्या रहेगा? सेम। ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन क्या ये लॉ सर हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है? नहीं, ये लॉ हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता। ये कुछ पर्सनल एस्पेक्ट में अप्लाई ही नहीं होता, ये कुछ पर्सनल एस्पेक्ट में अप्लाई नहीं होता। सबसे बेस्ट केस है इसका म्यूजिक का। सपोज नेहा कक्कड़ का एक बहुत पॉपुलर गाना आया, आपको वो गाना बहुत पसंद आया, अब उसको बार बार सुने जा रहे हो, लेकिन होगा क्या? ये आपने रियलाइज किया होगा कि जब उस गाने को एक बार सुनते हो बहुत मजा आता है, दूसरी बार सुनते हो बहुत मजा आता है, तीसरी बार में आपको लिरिक्स उसकी याद हो जाती है, तब उसके बाद में तीसरी बार में आपको मजा और ज्यादा आता है क्योंकि आपको याद हो गया है। लेकिन लगातार अगर आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसको 10 बार सुन लोगे ना, तो 11वीं बार में अब वो सॉन्ग आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको स्टार्टिंग में लग रहा था। तो म्यूजिक के केस में कभी भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। पैसे कलेक्शन में, कॉइन कलेक्शन में, अरे मुझे बताओ, मेरे पास में को 10 कॉइन थे, मेरे पास 20 कॉइन आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, 100 आ गए, 1000 आ गए, क्या कभी ऐसा होगा कि कॉइन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा?
कभी नहीं होगा। तो पर्सनल एस्पेक्ट में ये लॉ एप्लीकेबल कभी नहीं होता, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखो। मनी के केस में, गोल्ड के केस में ये लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। क्या कभी कोई लेडीज ये कह सकती है कि यार मेरे पास में इतनी ज्वेलरी है, अब नेक्स्ट ज्वेलरी अगर लेके आओगे तो नेक्स्ट ज्वेलरी से मेरा सेटिस्फेक्शन कम होगा? ये पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद में एक और पॉइंट है अदर पोजीशन। अदर पोजीशन का मतलब क्या हो गया? जहां पे गुड्स कहीं ना कहीं सब्सिड्यूड होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वहां पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम टी मे बी अफेक्टेड इफ नो शुगर इज अवेलेबल। अगर शुगर ही नहीं होगा तो वहां पे टी अवेलेबल कैसे हो पाती है? ठीक है, तो यहां हम ये मान रहे हैं कि जो गुड्स हैं वो इंडिविजुअल है, एक गुड्स का दूसरे गुड्स प्राइस ऑफ मूव, प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ क्या आएगा? एम यू एक्स। तो मुझे पता है, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार बता सलमान, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था? 60 का। बताओ, जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसका मतलब मैं इतना ही अमाउंट पे करने के लिए रेडी हूँ। तो रेडी टू पे भी कितना है बताओ? 60।
अब मैं 60 का अमाउंट पे करने को रेडी हूँ, लेकिन मैंने एक्चुअली कितना पे किया 40 का। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे सरप्लस मिल गया है। सर कितना सरप्लस मिला है? तो साफ पता पड़ रहा है 20 का सरप्लस है। कितना सरप्लस है यहाँ पे? 20 का सरप्लस है। आगे आ जाओ, आगे आप देखो तो इसको तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको तो हम लोग कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो सर क्या कंज्यूमर सरप्लस का हम ये फॉर्मूला बोल सकते हैं कि जो अमाउंट जो पर्सन पे करने को रेडी है माइनस जो उसने पे किया, what consumer is ready to pay minus what he actually pays। लेकिन सेकेंड सिचुएशन में देखो, कंज्यूमर रेडी था पे करने के लिए 40 और उसने पे भी कितने किए हैं 40, तो यहाँ पे ये जीरो आ गया। ये नहीं है, इसे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह देंगे। लेकिन उसके बाद की तो सारी ही सिचुएशन में अमाउंट जो है वो नेगेटिव जा रहा है। जब ये अमाउंट नेगेटिव होगा तो उसे हम लोग सरप्लस नहीं कह सकते, उसे हम लोग डेफिसिट कहते हैं। तो सिंपल सी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। जो कंज्यूमर पे करने को रेडी है माइनस जो उसने एक्चुअली पे किया। अब आओ एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको सारी कहानी 100% समझ में आ जाए। देखिएगा ध्यान से, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान रखना लॉ ऑफ डीएमयू का ही पार्ट है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता आधिक्य किससे करेक्टेड है? तो ये करेक्टेड है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो ध्यान रखना कंज्यूमर सरप्लस में कंसेप्ट क्या है। एज पर द लॉ ऑफ डीएमयू द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एन आइटम लीड्स टू डिक्रीजिंग एमयू, ये तो हमको पता है। जैसे जैसे किसी यूनिट की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे उस गुड्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो फॉल होगा। ओके, एंड द कंज्यूमर विल बी willing to purchase an item so long as the marginal utility derived is equal to the price to of the commodity। मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में सेटिस्फेक्शन 100 का था, प्राइस 50 का था है, तो कौन नहीं खरीदेगा? सेटिस्फेक्शन 100 का है मतलब तो कंज्यूमर तो 100 पे करने को रेडी है ना, लेकिन उस एक्चुअल में कितना पे कर रहा है 50 का, तो मजा आ गया उसको। तो और कहानी को आगे बढ़ाओगे तो इसको 100 को 80 कर दोगे तो भी उसको मजा आ जाएगा, 60 कर दोगे तो भी मजा आ जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर की उस गुड्स की प्राइस दोनों इक्वल हो जाएगी, वहां पर्सन रुक जाएगा और बोलेगा नहीं भैया अब मैं नहीं परचेस कर सकता क्योंकि इसके आगे तो मुझे लॉस हो रहा है। ओके, सो कंज्यूमर विल बी willing to purchase an item so long as the marginal utility derived is equal to price of the commodity। इसका मतलब क्या हुआ? consumer will not buy the item if the price he pays is more than additional satisfaction। प्राइस ज्यादा होगा, सेटिस्फेक्शन कम होगा, वो कभी उस गुड्स को परचेज नहीं करेगा। सो द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, बता दिया है टेबल में। एक्सटेंडिंग द सेम प्रिंसिपल और टू और मोर कमोडिटी कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम इज। अब देखिए ध्यान से, हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को समझ रहे हैं। पहले कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो क्या है कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन? ध्यान से देखिएगा, कंज्यूमर सरप्लस इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन MU इज इक्वल टू प्राइस एंड ही कीप परचेजिंग टिल द पॉइंट। वो परचेज कर रहा है, मतलब क्या हुआ? MU ग्रेटर है और प्राइस कम है, तो उसी को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। Well, all earlier units purchased, the MU is greater than price. The difference is called consumer surplus. Since price is constant, price को हमने पूरी टेबल में constant रखा था, तो consumer surplus का बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ? What a consumer is ready to pay। वो कितना पे करने को रेडी है उतना ही पे करेगा जितना की सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और जो उसने एक्चुअली पे किया। इस बात को हम लोग यहाँ से समझते हैं, शायद आपको यहाँ से अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले इस एग्जाम्पल को समझो। Consider the MU schedule given for mango in a para 3। Suppose in the price of mango की प्राइस कितनी है 20, तो ये मैंने हर सिचुएशन में 20 ले लिया। उसके बाद में कंज्यूमर सरप्लस हमको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये है मैंगो का सेटिस्फेक्शन कंटिन्यू क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। अब मैंगो का सेटिस्फेक्शन कंटिन्यू फॉल हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ बताओ? फर्स्ट मैंगो जब पर्सन ने खाया, गर्मी का मौसम था, पहली बार जैसे ही मैंगो खाया उसको 30 का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब वो 30 स्पेंड करने को रेडी है। लेकिन उसने एक्चुअली पे कितने किए? 20, तो मैं सरप्लस कहूंगा इसको। आगे भी देखो, यहां पे भी आपको सरप्लस दिख रहा है, तो इन दोनों सिचुएशन को तो मैं क्या कहने वाला हूं? कंज्यूमर सरप्लस ही कहूंगा।
लेकिन कहानी और आगे बढ़ेगी। तो ध्यान से देखो, दोनों कितना आ रहा है, 20-20 आ रहा है, तो 0 आ गया, इसको इक्विलिब्रियम कहूँगा। और ये जो सारी सिचुएशन है ना, इन सारी सिचुएशन को मैं डेफिसिट कहूँगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आ गया होगा। सर क्या इसको हम लोग डायग्राम पे शो कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, किया हुआ है मैंने, देख सकते हो आप। और मैं यहाँ पे अपने वर्ड्स में बता देता हूँ आपको, यहाँ से अच्छी तरह समझ में आएगा। या एक काम करता हूँ, ये जो टेबल, ये जो शेड्यूल मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, मैं आपको इसी शेड्यूल का कर बना देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, प्राइस आपको पता है हर सिचुएशन में सेम है। अब मैं यहाँ पे MU का डायग्राम बनाता हूँ, तो ये डायग्राम तो आपका MU का है। सर MU का डायग्राम ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है कि MU हमेशा फॉल होता है, MU फॉल होता है, फॉल होते होते 0 होता है, फिर नेगेटिव होता है। और प्राइस हमने कितना अज्यूम किया है? प्राइस हमने अज्यूम किया है 40। तो ये रहा हमारा प्राइस, ये है प्राइस, और ये है क्या है हमारा MU। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखते हो ना, तो ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये आपको जितना भी गैप दिख रहा है ना गाइज, इस गैप को क्या कहेंगे? इस गैप को हम लोग कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। तो सर फिर इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? इस प्राइस पे, इस पॉइंट पे MU इक्वल टू प्राइस ऑफ X हो गया है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और इसके बाद की ये सारी जो सिचुएशन है ना, इस पूरी सिचुएशन को क्या कहेंगे हम लोग? इस पूरी सिचुएशन को हम लोग सिचुएशन ऑफ डेफिसिट कहेंगे। ये मैंने आपको पूरा डायग्राम समझा दिया है कि कैसे कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे से आगे चलता है, और कैसे सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया। यहाँ मैंने इसी डायग्राम को आपको नोट्स में दे रखा है, नोट्स में आज आपको दे दूंगा, तो आपको अवेलेबल होने वाले हैं। और इस पूरे डायग्राम को देख लो, ऊपर वाला जो शेड आपको दिख रहा है ना, इसी शेड को हम लोग कहते हैं क्या? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे MU X ग्रेटर है किससे? प्राइस ऑफ X से। ये जो R सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे MU प्राइस के इक्वल है। और ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग डेफिसिट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑफ X ज़्यादा है और MU X क्या है? कम है। ये कंज्यूमर सरप्लस के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे हो चुके हैं, लेकिन कुछ तो लिमिटेशन होगी। सर सारी बातें अच्छी थोड़ी होगी, बिल्कुल लिमिटेशन है। क्या क्या है? द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज रेलिवेंट ओनली इफ कार्डिनल अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मतलब ये अप्रोच तभी एप्लीकेबल हो पाएगी जब कार्डिनल अप्रोच होगी, जब ऑर्डिनल अप्रोच होगी तो ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। एंड कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर preciously since it is difficult to measure the MU of different unit of commodity consumed by a person। मतलब हर एक पर्सन को मूवी देखने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, उस सेटिस्फेक्शन का पता करना बहुत मुश्किल है। एंड कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो दोस्तों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और नेसेसरी गुड्स का क्या होगा ये मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, ये सारी यूटिलिटी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तक तो सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ लिया है लॉ ऑफ DMU, हमने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब याद करो, जब हमने मार्शल से पूछा था कि मार्शल साहब बताओ, कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करेगा, करते करते कहाँ वो रुक जाएगा, मतलब उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा? तो क्या कहा था मार्शल ने? मार्शल ने कहा था कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसका वहां होगा जहां पे उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। या उन्होंने इसके लिए एक और लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब हम इसी लॉ की बात करने वाले हैं। सर ये लॉ क्या कहता है ये हमको बता दो, ये लॉ क्या कहता है ये हमको बता दो। नाम से तो थोड़ा पता पड़ रहा है कुछ कुछ तो हमको। इक्वी मतलब होता है इक्वल, मतलब ये लॉ कहता है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये हुआ कि जब कोई पर्सन, जब कोई कंज्यूमर अपनी इनकम को 1 कमोडिटी में या 2 कमोडिटी में या 2 और मोर कमोडिटी में स्पेंड करता है, तो हर कंज्यूमर हमेशा इसी तरीके से अमाउंट स्पेंड करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। आइए एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको कहानी समझ में आएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कहानी क्या है। इफ MU ऑफ मनी, if marginal utility of money spent on commodity A
इज ग्रेटर देन MU ऑफ मनी स्पेंट ऑन कमोडिटी B। जैसे किसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है यहाँ पे A का, तो मुझे एक बात बताओ, अगर A का मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो B के मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से ज्यादा है, तो क्या करेगा कंज्यूमर, आप बताओ। लॉ ऑफ DMU के हिसाब से आप बताओ कंज्यूमर क्या करेगा। अगर एप्पल का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और बनाना का सेटिस्फेक्शन कम है तो कंज्यूमर तो एप्पल का ही यूज करेगा। मतलब बात ये हुई है कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन 100 का है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन 80 का है। लेकिन कहानी को थोड़ी सी और ध्यान से समझेंगे तो क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर एप्पल खाएगा। जब कंज्यूमर एप्पल खाएगा तो उसको एप्पल को कंटिन्यू कंज्यूम करेगा। जब एप्पल को कंटिन्यू कंज्यूम करेगा तो एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तो कम होगा ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पर्सन का सेटिस्फेक्शन कम होगा तो बताओ ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 80, तब दुख नहीं होगा। लेकिन ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 80, तो बताओ यहाँ पे इस लास्ट सिचुएशन में MUX इक्वल टू MUA इक्वल टू MUB आया कि नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि हर कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करेगा कि दोनों गुड्स से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलने वाला है। ओके, सो कंज्यूमर क्या करेगा, विल विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द परचेज ऑफ बी। उसको बी से कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो अपना पैसा बी से निकाल लेगा और ए में लगाएगा। जब वो ए में लगाएगा तो क्या होगा, ए में लॉ ऑफ DMU अप्लाई होगा, ए का सेटिस्फेक्शन कम होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। द कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम, maximum satisfaction will be in equilibrium when MU of money, marginal utility of money on various goods that he buys are equal। मतलब ये हुआ कि आप एक बात ध्यान रखना, बस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, इस बात को समझने के लिए आप एक बात समझना। देखो दो ही तरह के केस हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं केस 1 की। अब केस फर्स्ट में क्या होगा, इस बात को समझना बहुत अच्छी तरीके से। केस 1 में हम लोग कितनी कमोडिटी की बात कर रहे हैं, केस 1 में हम लोग 1 कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं। अब सर 1 कमोडिटी केस में क्या होगा, कंज्यूमर एक ही गुड्स को यूज कर रहा है। जब एक गुड्स को यूज करेगा तो सिचुएशन में कहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, जहां पे एक्स का सेटिस्फेक्शन एक्स की प्राइस के बराबर होगा। कहानी यहां नहीं आती, जो प्रॉब्लम आती है वो कहां पे आती है, केस नंबर 2 में। जब केस नंबर 2 की बात करते हैं तो सर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 और मोर कमोडिटी की बात कर रहे हैं। मतलब कमोडिटी एक नहीं है, गुड्स एक नहीं है, गुड्स 2 है। एप्पल नहीं है, एप्पल के साथ बनाना भी है। अब इस सिचुएशन में कहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, इसी बात को हमको समझना है। तो एक बात बताओ, अपन एक इक्वेशन बनाते हैं, एक काम करते हैं। बताओ, सोचो अगर इस दुनिया में केवल एक्स कमोडिटी होती, वाई नहीं होती, तो सेटिस्फेक्शन कहाँ आता, जहां MUX इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स होता। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है, MUM के। और MUM की वैल्यू हमेशा कितनी लेते हैं हम लोग, 1। ठीक है। और सोचो अगर इस दुनिया में x नहीं होता, केवल y होता, तो फॉर्मूला कैसा बनता, MUY अपॉन प्राइस ऑफ y। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जहां पे MUY किसके इक्वल होगा, प्राइस ऑफ y के, ये किसके इक्वल होगा, MUM के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, दोनों इक्वेशन का मतलब 1 + 2, जब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगी सिचुएशन, when MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ y इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, MUM के। आपको बस एग्जाम के लिए यही फॉर्मूला याद रखना है और एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। मैंने आपको बता जरूर दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो 100% यहीं से आएगा कि 1 कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कहाँ आता है और 2 कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेनेशन राशनल, द कंज्यूमर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करेगा व्हेन देयर आर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। सो ही विल सब्स्टिट्यूट वन आइटम फॉर द अदर सच दैट हिज MU इज ग्रेटर देन प्राइस। ओके, तो ये मैंने आपको सारी कहानी बता दी है बहुत अच्छी तरीके से, और इसी के साथ में आपकी कार्डिनल अप्रोच पूरी खत्म होती है।
कार्डिनल अप्रोच के बाद में अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है ना वो ऑर्डिनल अप्रोच है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ में, एक और नई थियोरी के साथ में, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बाय बाय।